पीजीआई में अभी भी दलाली प्रथा हावी है। कई दफा कमीशन खोरी के चक्कर में दलाल मरीजों को डायरेक्ट डॉक्टर से मिलने का रुख नहीं देते, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल का सुझाव देते हैं। ये बहुत बार नोटिस में आया है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर कि कहीं ना कहीं कुछ चलता है। क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूं तो मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर आपकी बात से मैं सहमत हूं। डॉक्टर साहब, रोहतक में अधिकतर जगह पानी के सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से अधिकतर फेल आए थे। इससे कितना खतरा है? इस पानी के इन्फेक्शन से हेपेटाइटिस ए और ई के मरीज मिले और अभी भी हफ्ते में हमें 1-2 मरीज मिल जाते हैं। अच्छा सर, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इलाज क्या संभव है? तो सबसे जो खतरे की घंटी होती है वो हेपेटाइटिस बी और सी है। कारण जो इन्फेक्शन जिस्म में पीछे रह जाएगा उसमें क्षमता होती है कि वो कुछ परसेंटेज के अंदर लीवर को डैमेज कर देगा, उसके अंदर कैंसर को पनपा देगा। क्या हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों में कोई कमी अभी देखने को मिली है? तो हेपेटाइटिस बी और सी के अंदर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत का डिक्रीज लेवल 40% है। दैट मीन्स वो भी मानते हैं कि दवाइयां कारगर हैं। अच्छा सर, हेल्दी लीवर का क्या मापदंड होता है? आपको आधा घंटा वर्जिश करें, बेशक आप स्किपिंग करें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें। डॉक्टर साहब, लीवर कैंसर के क्या लक्षण हैं? अगर मान लो किसी का लीवर सारा ही खराब है और उसमें कैंसर जगह जगह लीवर में फैल गया है, तो मरीज के पास पैसे भी होंगे, वो ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता। 80% लीवर डैमेज होने के बाद कितने चांसेस बच जाते हैं मरीज के ठीक होने के? लीवर पूरा नॉर्मल तो नहीं होता, परंतु वो एक ऐसा समतल आ जाता है कि उसका गुजारा चलता है। बट ऐसा मरीज तमाम जिंदगी आपका मरीज रहेगा, उसके हर 1-1.5 महीने में टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अच्छा, आज का जो खान पान है, रहन सहन है, क्या ये पेट की बीमारियों को और बढ़ावा दे रहा है? तो सब चीजों की जड़, कोई डाउट ही नहीं है, हमारा खान पान है। पेट पालना, पेट में चूहे कूदना, पेट की आग, पेट का सवाल। और ना जाने ऐसे कितने मुहावरे हैं जो हम आए दिन हंसी मजाक में बोल जाते हैं, लेकिन वो कहावत है ना, जिस तन बीती सो तन जाने, कौन जाने प्रेत पर आई। पेट इंसान के शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका ठीक होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि अगर किसी को पेट की कोई समस्या हो जाती है तो इंसान को नाको चने चबाने पर मजबूर कर देती है। पेट की समस्या से कैसे हम निजात पा सकते हैं, इसी से संबंधित विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहतक पीजीआईएमएस के गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे पहले यही जानेंगे कि पेट का स्वस्थ होना शरीर के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, पेट हमारा बॉडी का सबसे इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कारण जितना भी हम खाना खाएंगे वो सबसे पहले कहाँ आएगा? वो पेट के अंदर आएगा जी। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? खाना खाना जरूरी, उसके बगैर तो जीवन नहीं चल सकता जी। अगर आपने ठीक खाया तो आपका सिस्टम ठीक चलने वाला है। अगर आपने गलत खाया, कुछ ऐसा खाया जो बॉडी को सूट नहीं करता, वो इमीडिएटली भी दिक्कत दे सकता है और लॉन्ग टर्म में भी दिक्कत दे सकता है। जी। अच्छा सर, अगर पेट या उससे जुड़े ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लक्षण से कैसे बचा जा सकता है, कैसे पता लग सकता है? देखिए, पेट हमारी एक तरह की भट्टी है जिसके अंदर खाना गलता है। तो सबसे पहले अटैक कहाँ पे होगा? जो भी हम लेते हैं अपने मुंह से लेते हैं, खाने की पाइप से पेट के अंदर पहुंचता है और सबसे पहले अटैक वहां करने का जरिया बनता है। अब कितनी बार लोग जाते हैं, ब्याह शादियों में जाते हैं और रात को ही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें उल्टी लगनी शुरू हो गई, दस्त लगने शुरू हो गए। दैट मीन्स उनको खाने से ऐसा कुछ इन्फेक्शन आया जिसका 6-7 घंटे के अंदर ही उसने बॉडी के ऊपर वार किया और उसके इफेक्ट्स आने शुरू हो गए। तो जैसे लोगों को खाने के बाद उल्टी आती है, तो उल्टी बीमारी नहीं है, ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि पेट में कुछ गलत चला गया है जिसको जिस्म बाहर निकालने की कोशिश करता है। दस्त लग जाते हैं तो आंतड़ियों के ऊपर साथ में अटैक हो रहा है और बॉडी उसके थ्रू जो टॉक्सिन्स हैं उन सब चीजों को बाहर निकालने की चेष्टा कर रही है जी। तो अटैक की अलग अलग वैरायटी है कि इमीडिएट अटैक है या लॉन्ग टर्म में स्लोली वो चीजों को अटैक कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है। तो इन्फेक्शन एक ऐसा पार्ट है कि आपने कुछ खाया, इमीडिएटली आपको उसके सिम्टम आ गए, बट अगर आपकी खान पान कैसी है, उसके अंदर आप घी, चिकनाई, मीठा कितना ले रहे हैं, वो स्लोली बॉडी के ऊपर डैमेज का अपना फर्क दिखाता है। ऐसा नहीं है, हर चीज की बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस है। जैसे कुछ घी, चिकनाई, कुछ फैट्स, कुछ शुगर एक नॉर्मल मिनिमल अमाउंट में चाहिए होते हैं बॉडी को पचाने के लिए और शक्ति देने को।
तो हमारे डाइट में मेन 3 जगह से हमें स्रोत मिलता है एनर्जी का, जिसके अंदर हम प्रोटीन्स कहते हैं, फैट्स कहते हैं। आजकल जो चल रहा है सारा सिस्टम कि फैट ने बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाना शुरू किया है और बहुत सारी बीमारियों की जो जननी बना है वो फैट बना है। इसलिए एक आजकल भाषा है कि जी मिनिमल फैट इन द बॉडी, आप खाओ बहुत कम। फैट के साथ ऐसा चक्कर है कि फैट एक बाहर से लेना एक कुछ जिस्म भी बनाता है, फैट को प्रोडक्शन अंदर से भी होती है। तो इसलिए कहा जाता है आजकल कि जितनी सफ़ेद चीज़ें हैं, जैसे सफ़ेद चीनी है, सफ़ेद मैदा है, सफ़ेद घी है, तो ये सोर्स हैं कि जो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना बहुत लाजमी हो गया है। पहले लोग मानते थे कि मीठा वो छोड़े जिसको शुगर की प्रॉब्लम है जी, भाई घी चिकनाई वो छोड़े जिसको कोई दिल की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। परंतु आजकल दिनचर्या ऐसी लोगों ने बनाई है जो वाकई में अच्छी भी है कि जिसके अंदर इन चीज़ों का मिश्रण काफ़ी कम है, जितना कम लेंगे उतना बढ़िया है। अच्छा सर, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इलाज क्या संभव है या फैलता भी है ये? हाँ बिल्कुल, देखिए हेपेटाइटिस बी और सी, इसका जो नामकरण हुआ काला पीलिया वो हरियाणा से ही हुआ, हमारे विभाग से ही हुआ। तो बहुत सारे लोग गूगल सर्च करते थे कि काला पीलिया क्या चीज़ है, काला पीलिया क्या चीज़ है। बेसिकली पीलिया होता है लीवर के ऊपर कभी भी अटैक आएगा तो वो लीवर को चोट पहुंचाएगा। पीलिया उसकी एक मैनिफेस्टेशन है कि आंखों में पीलापन आना शुरू हो गया, जिससे मरीज निकालता है कि पीलिया आना शुरू हुआ है। परंतु उसकी वैरायटी होती है। अब पीलिया आना शराब की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन है जिसके अंदर हेपेटाइटिस एक सबसे प्रमुख कारण है। हिंदुस्तान में पूरे विश्व में वायरस का इन्फेक्शन सबसे नंबर 1 है पीलिया के लिए। तो उसके अंदर वैरायटी होती है कि हेपेटाइटिस ए, ई, बी और सी। जो बी और सी है उसे हम काला पीलिया कहते हैं, कारण कि वो पूरी उम्र जिस्म के अंदर रह सकता है कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट के अंदर। जो मौसमी पीलिया जिसको हम हेपेटाइटिस ए और ई कहते हैं वो तो आएगा और 1 से 2 महीने के अंदर वो ठीक हो जाएगा। तो सबसे जो खतरे की घंटी होती है वो हेपेटाइटिस बी और सी है, कारण जो इन्फेक्शन जिस्म में पीछे रह जाएगा उसमें क्षमता होती है कि वो कुछ परसेंटेज के अंदर लीवर को डैमेज कर देगा, उसके अंदर कैंसर को पनपा देगा। तो मेरी तो लाइफ की, जब डॉक्टरी मैं पढ़ता था अपने टाइम में, एमबीबीएस एमडी हम लोग करते थे, तो उस टाइम के ऊपर इतनी जागृति नहीं थी और उनका ट्रीटमेंट भी उस टाइम पे बहुत महंगा होता था। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को अपने 3 साल मैंने हैदराबाद में ट्रेनिंग ली, तो वहाँ पे मेरा को अपना एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिला। और टचवुड आज हमारा विभाग, जहाँ पे पहले इस चीज़ का इलाज नहीं होता था, आज विश्व का नंबर 1 सेंटर है कि जहाँ पे सर्वाधिक मरीजों का इलाज 1 दिन के अंदर या प्रति माह के दौरान किया जाता है। आपका सवाल था कि क्या इसका इलाज संभव है? यस, इसका इलाज संभव है जी। सबसे बड़ी चेष्टा होती है कि इसको हम ठीक टाइम पे पकड़ लें। जितना जल्दी पकड़ें, दैट मीन्स वो लीवर को डैमेज नहीं किया उसने, क्योंकि अगर एक बार लीवर को डैमेज कर दिया, आप उस इन्फेक्शन को खत्म कर भी देंगे पर जो डैमेज रह गया वो उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी के अंदर अब तो बिल्कुल खाने की दवाइयाँ आती हैं, जो एक गोली हैं, जो आप सरकारी स्कीम बिल्कुल फ्री है इसकी, प्रतिदिन इसका इलाज हमारे विभाग के अंदर मिलता है, इसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिनके थ्रू एक ये पूरी स्कीम फ्री पूरे इंडिया के अंदर चल रही है। हमारा विभाग भी उसका मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है। तो आप किसी भी दिन किसी भी राज्य का मरीज यहाँ पे आके फ्री इलाज ले सकता है। उसके बेसिक बेसलाइन टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें उसके सारे बॉडी के लीवर फंक्शन टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, फाइब्रोस्कैन है, वायरस के टेस्ट हैं, और उनकी रिपोर्ट के आकलन के साथ दवाइयाँ फ्री में सरकार के कहने पे दे दी जाती हैं। पर इसकी कोई वेटिंग नहीं है और इसका कोई चार्ज नहीं है, इसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई भी मरीज किसी भी दिन आ सकता है। तो लगभग रोज हमारे पास 50 से 60 मरीज आते हैं, पुराने भी और नए भी। तो प्रतिदिन हमारे पास 10 से 15 मरीज नए निकल के आते हैं और 40 के आसपास होते हैं जो पुराने मरीज अपनी सलाह के लिए आ रहे हैं, आगे की दवा लेने के लिए आ रहे हैं। पर यस, बहुत ज़रूरी है लोगों में जागृति होना। मेरी हमेशा दिल की एक तमन्ना रहती है कि हर किसी लोगों को पता हो कि इसका इलाज निःशुल्क है, ताकि वो इस भ्रम में ना जिए कि हमें इसका इलाज पैसों में करना पड़ेगा या हमारा छूट जाएगा।
तो मैं हर माध्यम ढूंढता हूँ इसी चीज़ के ऊपर कि जन जन जागृति फैले इस चीज़ की कि आपका निःशुल्क इलाज है। इसलिए हम रोज काम करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि लोगों को ये मिथ्या ना रहे कि कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर डे आना पड़ेगा। नहीं, दे आर मोस्ट वेलकम, किसी भी दिन आए और आके अपना इलाज ले सकते हैं। जी, मेरा सर अगला सवाल भी इवन यही ही था कि सरकार के द्वारा कोई बजट पास होता है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है काफी कॉस्टली है। जब इसका इलाज देखो, हेपेटाइटिस सी का इलाज जब शुरू में था, दैट इज वे बैक 2010-11 के अंदर, इसका इलाज 4 से 8 लाख रुपए खर्चा आता था एक मरीज को। तो उस टाइम पे मरीज अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, और तब था कि दवाइयां भी रोज तक नहीं मिलती थी, लोग दिल्ली से जाके परचेज करके आते थे। मैंने अपनी एमडी ट्रेनिंग के अंदर आज तक कभी किसी का हेपेटाइटिस बी का इलाज नहीं देखा था, और जब ट्रेनिंग मेरी हैदराबाद हुई तब मुझे उसका ज्ञान हुआ। पर यहाँ पे फिर हरियाणा सरकार पहली सरकार है पूरे हिंदुस्तान में जिसने इसका इलाज शुरुआत करी, और उसमें पहले हेपेटाइटिस सी का इलाज देना शुरू किया, उसके बाद हेपेटाइटिस बी का देना शुरू किया। इसका नाम भी मैंने ही रखा था, जीवन रेखा इस प्रोजेक्ट का नाम था, जो सरकार ने अनुमोदित किया। उन्हें भी अच्छा लगा कि ये एक ऐसी लाइफलाइन बनेगी जो मरीजों को नया जीवन दान देगी। हरियाणा सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि सेंटर ने भी प्रभावित होकर उस स्कीम को अपनाया, और उसको आज हम बोलते हैं नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। और उसके माध्यम से अब सेंटर गवर्नमेंट ही सारी हेपेटाइटिस बी सी की दवाइयाँ, उनके टेस्टों का खर्चा पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेचती है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो काम हरियाणा ने किया वो पूरा सेंटर लेवल पे अडॉप्ट होके आज पूरे हिंदुस्तान को उसका फायदा मिल रहा है। आगे पीछे क्या होता है, सेंटर की स्कीम्स को स्टेट अडॉप्ट करती हैं, पर ये पहली स्कीम है स्टेट की जिसको सेंटर ने अडॉप्ट किया, माना कि बहुत अच्छी चीज है। और टचवुड कि उसमें हमारे सेंटर का भी बहुत अच्छा रोल रहा जी। और अभी पीछे हरियाणा को सबसे बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे 28 जुलाई को जयपुर के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया कि हरियाणा ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में सबसे बेस्ट राज्य है। जी, अच्छा सर, कोविड से पहले और कोविड के बाद हेपेटाइटिस के लिए कितना बजट हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया था? नहीं, बेसिकली अब क्या है कि बजट का जो एलोकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है, तो हर स्टेट को वहीं से डिसाइड होता है। सरकार को अपना बताना होता है कि हमारा खर्चा इतना इतना इस चीज पे होने वाला है, पर वो सैंक्शनिंग सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आती है। पर सरकार ने एक बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभाई कि कोविड के दौरान भी इसके इलाज को रुकने नहीं दिया गया। हमारा भी डिपार्टमेंट काम करता रहा, उसकी कुछ सरकार ने रेमिफिकेशंस भी करी कि कोविड के टाइम में भाई हर किसी को आप 3-3 महीने की दवाइयां दीजिए, बार बार चक्कर ना लगे, कोई मरीज नहीं आ पा रहा उसका अटेंडेंट ले जाए उस चीज के ऊपर। तो इस प्रोग्राम को सरकार ने कभी कोविड के टाइम भी नहीं रुकने दिया। इसमें मैं एक खास बात बताना चाहूंगा, ये एक रिसर्च का पार्ट है जो आज तक हमारा चल रहा है। हेपेटाइटिस सी की जो दवाइयां हैं और हेपेटाइटिस बी कीटाणु भी इटसेल्फ, हमने देखा कि हमारे जितने मरीज थे हेपेटाइटिस सी के जो दवाइयों पे थे या हेपेटाइटिस बी के मरीज थे, उनको कोविड ना के बराबर हुआ। अभी तक हम गिन चुन के टोटल हजारों में सिर्फ 12 मरीजों में देखा कि जिनको कोविड हुआ, जिनके लीवर भी खराब थे, किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो ये वर्ड भी कहता है, रिसर्च है कि हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयां कोविड में कारगर हैं, और ये एक इनडायरेक्ट प्रूफ है इस चीज का। तो सरकार ने कोविड के दौरान इन दवाइयों के थ्रू मरीजों को ना तो हेपेटाइटिस बी और सी से बचाया, परंतु कोविड की मार से भी बचाया। जी, ये बेनिफिट था। अच्छा सर, क्या हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों में कोई कमी अभी देखने को मिली है, जैसे आप बता रहे हैं? देखिए, जो हमारे होता क्या है कि जब पेशेंट्स का लीवर डैमेज हो जाता है तो अल्टीमेटली लोगों को कहाँ बढ़ना पड़ेगा, लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर पे। जी। तो हम लोग क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट के पार्ट हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट के अभी रोहतक में तो ट्रांसप्लांट शुरू नहीं हुआ है गवर्नमेंट सेटअप में, तो सरकार ने कई सारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसको पैनल पे रखा हुआ है जहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट रेफर किए जाते हैं। तो अब हम जब इंस्पेक्शन में वहां पे जाते हैं तो हमारा खास नजरिया यही होता है कि भाई 5 साल के अंदर पिछले आपने क्या महसूस किया कि आपको जो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है वो कितनी कमी आई हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से। तो आप यकीन मानिए उनका जो डाटा बोलता है, जो हमें ऑफिशियली पुट भी होता है, तो हेपेटाइटिस बी और सी के अंदर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत का डिक्रीज लेवल 40% है। दैट मीन्स वो भी मानते हैं कि दवाइयां कारगर हैं और मरीजों को उस स्टेज तक जाने से रोक रही हैं। अब जो उनका प्रमुख कारण निकल के आ रहा है लीवर खराब होने का, वो शराब और दूसरे नंबर पे मोटापा,
काला पीलिया नंबर 3 पे आ गया। और ये सब ब्लेसिंग है, बिकॉज आप दवाइयां जब फ्री मिलनी होती शुरू होती हैं और आपको रोज मिलती हैं तो मरीज जरूर आके लेता है और उसकी बॉन्डिंग बनती है तो कभी मिस नहीं करता। तो अल्टीमेटली टारगेट भी यही कि उसका लीवर डैमेज ना हो और उसके सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं। जी अच्छा सर, आपने लीवर ट्रांसप्लांट की बात की है, ये इंडिया में कितना कारगर है? इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर सक्सेस रेट 90% है। इंडिया कहीं पीछे नहीं है। सिर्फ एक जो कमी जो खलती है कि वो अभी तक हम गवर्नमेंट सेंटर्स के अंदर इसको उस लेवल तक नहीं ला पाए हैं। जो मेनली अभी तक है वो प्राइवेट सेंटर्स के अंदर है, तो अफोर्डेबिलिटी का इशू उस चीज के अंदर आता है। हमारे जैसे गवर्नमेंट सेटअप में नॉर्थ में अगर हम देखें तो पीजीआई चंडीगढ़ है जहाँ पे होता है, हम जहाँ पेशेंट्स को रेफर करते हैं, पर बाकी जगह प्राइवेट सेटअप है। तो मेरा मानना है कि ये एक स्टेज होती है हर किसी चीज की इंक्रीज होने की। पहले इक्का दुक्का सेंटर पे होते थे, धीरे धीरे सेंटर बढ़ते गए। तो सरकार की असल जीत तब होगी जब वो बहुत सारे गवर्नमेंट सेंटर्स के ऊपर ट्रांसप्लांट की सुविधा को लगा पाएगी। जी, रोहतक में कब ये सुविधा मान रहे हैं? कोशिश चलती रहती है पर नहीं, अभी टाइम लगेगा उसके अंदर। जी जी जी। डॉक्टर साहब, लीवर सिरोसिस कितना खतरनाक है? लीवर सिरोसिस का मतलब है लीवर का डैमेज हो जाना, परमानेंट डैमेज हो जाना। अगर हम कहते हैं लिव फिट, अगर आपका लीवर फिट है तो आप लाइफ भी फिट जीने वाले हैं। बिकॉज लीवर के बहुत सारे काम हैं जिसके अंदर वो बॉडी को चलाता है, खाने को पचाने की शक्ति, जो हमारे खून में एक तरह का फिल्टर है उसकी शक्ति, प्रोटीन्स बनाने की शक्ति, इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति। तो हम तो हमेशा मरीज को समझाते हैं कि भाई अपने लीवर को फिट रखिए। लीवर को फिट रखना दैट मीन्स उसके ऊपर कुछ गलत ना होने देना। गलत का मतलब शराब का सेवन ना करना, किसी प्रकार का नशा ना करना, मोटापे से बचना। अगर काला पीलिया हो जाता है तो उस टाइम पे उसका जल्दी टेस्ट करवाना और उसकी दवा का शुरू करना। तो विदेश में भी और हिंदुस्तान में भी नंबर 1 जो कारण है वो शराब है लीवर को खराब करने का, दूसरे नंबर पे मोटापा है, तीसरे नंबर पे काला पीलिया। तो शराब के मरीजों को तो वाकई में चेतने की बहुत ज़रूरत है। कारण हम हमेशा हर पेशेंट का हम डाटा रखते हैं कि ये पेशेंट को अगर सिरोसिस हुआ किस कारण से हुआ, उसका लाइफ स्पैन कितना रहा, कितने साल में उसकी मृत्यु हुई, कितनी कितनी कॉम्प्लिकेशन आई। मैं आपको पिछले 3 साल का मैंने पूरा आकलन किया अपने मरीजों का जिनको लीवर सिरोसिस था अलग अलग कारण से। आप यकीन मानिए 54% पेशेंट शराब पीने वाले ऐसे थे जो पहले 3 साल में ही गुजर गए। क्यों? जो शराब पीने वाले मरीज होते हैं वो कभी इलाज के लिए जल्दी नहीं आते हैं, वो शुरुआती स्टेज में आते ही नहीं है, बिकॉज वो मानते ही नहीं उनको बीमारी है। उनको ये बड़ा होता है कि हमारी शराब छूटने की दिक्कत आएगी, तो पीछे हटते हैं उस चीज़ के। जब तक वो इलाज के लिए आते हैं तो उनका 80% लीवर डैमेज हो चुका होता है, पेट में पानी आ चुका होता है, पाँव में सुई आ चुकी होती है, तो वो एक एडवांस स्टेज के अंदर आते हैं। और ये भी सच्चाई है, हर कोई लीवर ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसे की प्रॉब्लम है, कोई डोनर हो उसके लिए जो उसको लीवर दे, उस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो शराब तो हम मरीज को कहते हैं भाई देखो कुछ बीमारी तो भगवान लगा दे अपने आप, ये तो आपकी अपनी लगाई हुई है। तो मेरा तो मानना है काला पीलिया पे तो बहुत अच्छा काम चल रहा है सरकार के थ्रू, मोटापे पे और शराब पे सोसाइटी को खुद चेतने की जरूरत है, अपने आप को जागृत करने की जरूरत है ताकि आपका लीवर फिट रहे। जी अच्छा सर, 80% लीवर डैमेज होने के बाद कितने चांसेस बच जाते हैं मरीज के ठीक होने के? हाँ देखो 80% का मतलब हुआ कि वो स्टेज एडवांस आ गई। उसके अंदर आप मान लो जो सबसे पहला कि किस चीज से लीवर खराब हो रहा है। अगर शराब से लीवर खराब हो रहा है तो सबसे बड़ा जरूरी है शराब का बंद होना। हमने मरीजों का इलाज करते हैं, उस टाइम पे जब मरीज भर्ती होता है वो आपको भगवान मानेगा, सारी बातें सुनेगा, परंतु जैसे उसकी रिकवरी होनी शुरू होगी कुछ महीने बाद 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जो दोबारा से पीना शुरू कर देते हैं, उस चीज को नहीं मानेंगे। दूसरा एक हमारे यहाँ पे हरियाणा में खासकर बहुत बड़ी मिथ्या है कि भाई जिसको लीवर की प्रॉब्लम हो गई उसको उबला हुआ खाना खाना है, उसे बिल्कुल ही घी चिकनाई बिल्कुल बंद हो जाएगी, उसको खुराक कम लेनी है, लीवर पचा नहीं पाएगा। जबकि ऐसे नहीं होता। लीवर को चोट पहुंची है, किसी भी अंग पे चोट पहुंची है तो उसे ठीक कौन करेगा? खुराक प्लस दवाई। तो खुराक हमेशा अच्छी हाई प्रोटीन डाइट बोलते हैं हम कि वो इंसान ले, ऐसा कोई उबले का चक्कर नहीं होता, क्योंकि एक अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट आपकी रिकवरी में हेल्प करता है।
अब मान लो किसी का काले पीले से लीवर डैमेज है, उसका लीवर 80% खराब हुआ है, तो बार होता है कि आप उसको दवाइयां शुरू करते हैं, वायरस खत्म होना शुरू होता है, तो लीवर पूरा नॉर्मल तो नहीं होता, परंतु एक ऐसा समतल आ जाता है कि उसका गुजारा चलता रहे। बट ऐसा मरीज तमाम जिंदगी आपका मरीज रहेगा, उसके हर 1-1.5 महीने में टेस्ट करवाने पड़ेंगे। टचवुड क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप है तो हमारे मरीज रेगुलर फॉलोअप पे रहते हैं, कोई चार्ज नहीं है उसकी चीज का, डेली बेसिस इलाज हो जाता है। इसमें एक और देखना पड़ता है, बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर कैंसर पनपने के भी चांस होते हैं। तो ध्यान एक ही है कि आप अपने लीवर को खराब ना होने दें, शराब ना पिएं, मोटापे से बचें, काला पीलिया अगर पता है तो इमीडिएटली उसका इलाज करवाएं। अच्छा सर, पीलिए की बात की जाए तो कई मिथ्ये ये भी सुनने में आते हैं कि पीलिए का घरेलू नुस्खों से इलाज हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हम एलोपैथी से इसका इलाज करें, तो उसको किस तरह देखते हैं? इसका कारण एक है कि आपका जो पीलिया का नंबर 1 कारण है वो है वायरस का इन्फेक्शन। उसमें भी मेन कारण हेपेटाइटिस ए और ई। 80% पीले का कारण वो है जिसने ठीक हो ही जाना है, बॉडी ने रिकवर करना ही करना है, उसको 4 से 6 हफ्ते लगने हैं। इसी वजह से देखो, हमें तो खुद मरीज फोटो डालते रहते हैं, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ कि जब वहाँ पे एक ऐसा कुआं है जहाँ पीलिया ठीक होता है, या वहाँ एक ऐसा तालाब है जहाँ पीलिया ठीक होता है। तो बेसिकली आप पीलिए की वैरायटी को ढूंढना पड़ता है कि आप डील किससे कर रहे हैं। अगर मान लो हेपेटाइटिस बी और सी है, आपको पता ही नहीं है और वो कीटाणु पीछे रह गया और आपको तब पता चला कि जब वो आपका लीवर डैमेज करना शुरू हुआ, दैट मीन्स पेट में पानी आया, पाँव में सुई आई। बहुत बार मरीज आते हैं जिनको लीवर खराब होता है तो उनकी हिस्ट्री भी जाती है, वो कहते हैं हाँ जी हमें 10 साल पहले पीलिया आया था पर हमने चेक तो नहीं करवाया था डॉक्टर साहब कौन सी वैरायटी थी, क्योंकि वो हेपेटाइटिस बी और सी था। इसलिए जब भी पीलिया आया आपको टेस्ट करवाना बहुत लाजमी है कि आपकी वैरायटी कौन सी है उस चीज के ऊपर। तो हम यही डर लगता है उस टाइम पे कई बार मरीजों को, भाई स्टेरॉइड्स की दवाइयां, अब किसी को पीलिया आया, लीवर पर अटैक पड़ा तो उसके अंदर जो प्रिकॉशंस होती हैं वो मेन होता है स्टेरॉइड्स, कि वो ना लिए जाएं, वो लीवर को डैमेज कर सकते हैं। नींद की गोलियां, दर्दों की गोलियां, डाइट इंसान अपना नॉर्मल ले, बॉडी में एक पोटेंशियल है, बॉडी तो रिकवर करेगी ही करेगी, 100% करेगी, तो 80% में इस चीज ठीक हो जाती है। इतने सारे लोग आप देखिएगा गले के अंदर वो लकड़ी की माला पहनते हैं उस चीज को कि ये पीलिया उतार रही है। बहुत मरीज बताएंगे डॉक्टर साहब हमारे कान में बीन बजाते हैं, उससे पीलिया बाहर निकालते हैं। इसका एक लॉजिक है, आपका जो पीलिया है वो पिगमेंट है बेसिकली येलो कलर की, तभी वो आंखों में आती है तो आंखों का पीलियापन है, यूरिन में निकलता है तो यूरिन का पीलापन है। लोगों को ये नहीं मालूम वो पसीने से भी निकलता है, तो इसलिए जो आपका पसीना है उस लकड़ी पे धीरे 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 वो रंग चढ़ाएगा। भाई मरीज को 1 महीने में ठीक होना है, उसका पीले का निकलने का सोर्स पसीना भी है, तो लकड़ी को रंगेगा वो 1 महीने के अंदर। तो लकड़ी आपको ठीक नहीं कर रही है, पर जो पीलिया निकल रहा है पसीने के थ्रू वो लकड़ी को रंग कर रहा है। ये रियलिटी है उस चीज के पीछे। जी अच्छा सर, पीजीआई में एक मशीन हाल ही में लगी थी जो आपके लीवर को 5 से 15 तक के पॉइंट्स देकर कैलकुलेट करके बताती है कि कितना हेल्दी लीवर है। हाँ, तो उस बारे में बताइए। वो फाइब्रोस्कैन की मशीन है, वर्ष 2015 में लगी थी और आई एम थैंकफुल हमारे सीएम साहब खट्टर साहब ने वो लगवाई थी मशीन, उस टाइम पे इनॉग्रेशन किया था जी। 1 करोड़ 8 लाख की मशीन थी, आजकल उसका 2 करोड़ के आसपास है। और वो पहले हमें लीवर के अंदर ज्ञान करना पड़ता था कि लीवर कितना डैमेज है, तो हमें उसका टुकड़ा लेना पड़ता था। टुकड़ा लोगे तो मरीज कई बार कंसेंट नहीं देगा, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है उसके अंदर, तो हम भी हिचकते थे, कई बार मरीज हिचकता था उस चीज को। पर ये मशीन जब से आई तो उससे कि आपको टुकड़े की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक तरह का अल्ट्रासाउंड है वो मरीज को 10 सेकंड के अंदर चेक करिए, आपको ग्रेडेशन आ जाती है कि लीवर पूर्णतः नॉर्मल है, लीवर शुरुआती देर के अंदर दिक्कत है, या लीवर की एडवांस समस्या है। तो लगभग हमारे पास 27,000 के आसपास वो फाइब्रोस्कैन हो चुके हैं। तो मशीन ने तो ऑलरेडी अपने जो 1 करोड़ 8 लाख की आए थे, आई थिंक 8-9 करोड़ बचा दिए हैं और तमाम जिंदगी मरीजों की सेवा में लगी हुई है उस चीज के ऊपर। पर वो एक एडवांसमेंट है, गिने चुने सेंटर पे हैं, तो वेरी थैंकफुल टू हरियाणा गवर्नमेंट जिनके थ्रू में वो मशीन मिली है। हम उसको डेली बेसिस करते हैं, कोई भी मरीज आए, किसी भी दिन आए कि डॉक्टर साहब मुझे लीवर चेक करवाना है, मुझे फाइब्रोस्कैन करवाना है, उसका हो जाएगा। पर सबसे अच्छा है अगर हम उसको खाली पेट करवाएं तो उसके और रिजल्ट अच्छे निकलते हैं जी। अच्छा सर, हेल्दी लीवर का क्या मापदंड होता है? हेल्दी लीवर का मापदंड है कि आप उसके ऊपर किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। हम जो मरीज किसी प्रकार का नशा नहीं करता वो सबसे अच्छी बात है, नशे से बचें। बहुत बार आएंगे डॉक्टर साहब परमिसिबल लिमिट क्या है शराब की, हम कितनी लें ताकि हमारे लीवर को डैमेज ना आए।
हम तो एज अ डॉक्टर कहते हैं भी देखो, एज अ डॉक्टर तो हमें कभी नहीं कहना चाहिए शराब पियो, पर अगर भाई बहुत ही मौत पड़ रही है तो हफ्ते में 2 पैक, वो आपके लीवर को डैमेज नहीं करेंगे। तो उससे ऊपर नहीं, दैट मीन्स 60 ml पर वीक एक सेफ लिमिट बनती है उस चीज के ऊपर। दूसरा, अपना आधा घंटा जिस्म के ऊपर टाइम जरूर लगाना चाहिए। आपको आधा घंटा वर्जिश करें, बेशक आप स्किपिंग करें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, कुछ भी करें, आपको पसीना आए, दैट मीन्स आप अपने बॉडी की चर्बी को जला रहे हैं, आप अपने बात सब सिस्टम को, आप वॉक करते हैं, आपको ऐसा नहीं कि फेफड़ा अच्छा रहता है, दिल अच्छा रहेगा, लीवर भी फिट रहेगा, अच्छी ऑक्सीजनेशन मिलेगी उस चीज के ऊपर। उसका ध्यान कि जो हम फैट अपने खून में जमा करते हैं वही जाके लीवर में भी जमा करता है। मैं जब शुरुआत में देखते थे हम एमडी टाइम के अंदर, इतना नहीं ज्ञान होता था, बाद में चला दुख लगता था कि यार मोटापा भी इंसान की जान ले सकता है, उसकी वजह से भी लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। तो राइट नाउ शराब के बाद 33 से 35% मरीज ऐसे हिंदुस्तान में हैं जिनका लीवर ट्रांसप्लांट सिर्फ मोटापे की वजह से किया जाता है। तो उसको फिट रखने के लिए वो पार्ट बहुत जरूरी है। तो घी, चिकनाई, मीठा बिल्कुल जितना कम हो उतना बढ़िया जी। अच्छा सर, कितने % लीवर खराब होने पर भी इंसान जी सकता है? हाँ, देखिए, एक नॉर्मल लीवर है, जैसे हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं उसको समझिए, उसमें परिवार वाला कोई देता है, वो आधा लीवर देता है और 3 महीने में लीवर दोनों तरफ पूरा हो जाता है। दैट मीन्स अगर मान लो मैंने अपने परिवार में किसी को अपना 50% दिया, तो 3 महीने में जिसको मैंने दिया उसका भी 100 बन जाएगा और मेरा भी 100 बन जाएगा। लीवर सिर्फ बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेट, उगने की शक्ति है, पर यह है एक नॉर्मल लीवर की कहानी। दूसरा, अब मान लो किसी को मैं कहता हूँ ये मौसमी पीलिया आता है, बाढ़ है इस वक्त, बहुत मरीज आते हैं हेपेटाइटिस ए और ई के, उनका 40, 45 तक बिलिरुबिन जाता है, पर उनका बेसलाइन लीवर नॉर्मल था, उनको सिर्फ एक अटैक पड़ा, वो भी रिकवर कर जाता है। पर जब ये शराब, काला पीलिया, मोटापा, सिरोसिस करता है तो ये लीवर को एक हिस्से में नहीं पकड़ता, पूरे लीवर को छोटे छोटे कणों की तरह वो मारता है। इसलिए जब ये परमानेंट डैमेज हो जाएगा, और किसी भी लीवर के मरीज को समझना चाहिए, अगर उसके पेट में पानी आ गया है, पाँव में सुई आ गई है, दैट मीन्स उसका 80% लीवर डैमेज कगार पे खड़ा है, तभी उसको सिचुएशन आई है। फिर हम उसको दवाइयों से, खुराक से, नमक बिल्कुल कम रखते हैं, बिकॉज नमक जिस्म में पानी को रोकता है। प्रोटीन डाइट हाई रखते हैं कि ताकि प्रोटीन जिस्म से पानी को भगाता है। लीवर प्रोटीन का जननी है, अगर वो कम होगा तो पानी बनना शुरू होगा। तो हम जिस चीज को फाइट समाज में करते हैं, और मैं आपके थ्रू मैसेज देना चाहूंगा कि किसी भी लीवर के मरीज के अंदर 80% तक रोल खुराक का होता है, जिस पे लोग मिस करते हैं। हमारे कहने के बाद भी लोग जब ठीक होने शुरू होते हैं ना, फिर पूछेंगे डॉक्टर साहब अब मैं ये खाना शुरू हो जाऊं, अब मैं तो उबला हुआ ही खा रहा था। मैंने कहा भाई हमने तो आपको मना नहीं किया था। वो कहेंगे जी घर वालों ने मना किया था। फिर हमारा होता है भाई इलाज तो करे डॉक्टर और सलाह चले घर वालों की, ये तो गड़बड़ है। तो ये मिथ्या है। हाई प्रोटीन डाइट लीवर के मरीज के अंदर इसका खराब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लीवर वाले के अंदर मृत्यु होने के कारण सबसे बड़ा है इन्फेक्शन। वो क्यों होता है? प्रोटीन कम है, उसके अंदर ब्लीडिंग। हमारे पीजीआई के अंदर रोज 7 से 8 मरीज ऐसे आते हैं जिनको खून की उल्टी पड़ रही होती है लीवर खराब होने के कारण, और उनमें से मैक्सिमम कौन से होते हैं? जो शराब पीने की वजह से जिनका लीवर खराब होगा। जी डॉक्टर साहब, लीवर कैंसर के क्या लक्षण हैं? लीवर कैंसर के है क्या, बहुत कम चीजें हैं, बीमारी ऐसी हैं जो सीधा लीवर कैंसर बना देंगी, नहीं। वो एक स्टेज है कि लीवर के ऊपर दबाव आया, लीवर सिरोसिस में गया, लीवर अल्टीमेटली कैंसर बना। सिर्फ हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो बहुत कम केसेस में सीधा कैंसर पनपा सकता है। लीवर कैंसर के अंदर जो स्टेज आएगी वो लीवर खराब होने के बाद आएगी। दैट मीन्स मरीज को ऑलरेडी पेट में पानी बनना, पाँव में सोई आना, खून की उल्टी आना, कमजोर होना, वजन गिर जाना, वो सारे लक्षण आएंगे। और जब आप उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं या सीटी स्कैन एब्डोमेन से कंफर्म करते हैं, उसमें लीवर कैंसर दिखना शुरू होता है। और बहुत दिक्कत है लीवर कैंसर इस वजह से, कारण अगर मान लो किसी का लीवर सारा ही खराब है और उसमें कैंसर जगह जगह लीवर में फैल गया है, तो मरीज के पास पैसे भी होंगे, वो ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता, उस लिस्ट से बाहर हो जाता है। बिकॉज उसकी भी लिमिट है कि किसी का लीवर खराब है और उसका इतने तक कैंसर है तो आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। तो ये सिचुएशन कई बार ऐसे बनती है कि पैसा होने के बाद भी, डोनर होने के बाद भी आप कैंसर के इलाज के अंदर ट्रांसप्लांट तक नहीं करवा पाते हैं। तो सुई घूम के फिर वापस आई,
कृपया अपने लीवर को फिट रखो, वहां तक मत जाने दो। जी। अच्छा सर, शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत का क्या काम होता है? हाँ, हमारा जब आप कुछ भी खाते हैं, कुछ ही सेकंड के अंदर वो खाने की पाइप से पेट में चला जाता है। 4 घंटे तक वो खाना पेट में रहता है। पेट उसको एक बिल्कुल लिक्विड की तरह घोल बना देता है पचने के लिए, और फिर वो जाता है छोटी आंतड़ी में। सारा जो मोटा मोटा पचना है और खाने को एब्जॉर्ब होना है हमारे खून के अंदर, वो सारा खेल है छोटी आंतड़ी का, जहाँ पे आपको प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंजाइम्स हैं, वहाँ जूसेस पड़े हैं जो उसको और घोलेंगे और खून के अंदर उसको सोख लेंगे, और वो खून सारा पहले बार जाएगा सीधा लीवर के अंदर। इसलिए अगर आपने कुछ अच्छा खाया या बुरा खाया, उसकी पहली चोट लीवर को पड़नी है, क्योंकि लीवर को अच्छी चीज़ों को भी सोखना है और पूरी चीज़ों को उसको फिल्टर करना है। हमारी बॉडी में 2 काम करते हैं फिल्टर, एक है गुर्दा और एक है लीवर। फिर आता बड़ी आंतड़ी। भाई छोटी आंतड़ी से जो खाना उसने पचा लिया, अब जो चीज़ें बच गई जो हमें एक्सक्रीट करनी है बॉडी में, शौच के थ्रू करनी है, तो उसके अंदर बड़ी आंतड़ी का रोल आता है, और पानी को एब्जॉर्ब करना है वो बड़ी आंतड़ी का रोल आता है। तो एक और है, जो लोग सोचते हैं ना कि भाई पचने में दिक्कत आ रही है तो उसमें वो हमेशा लीवर को जिम्मेवार मानते हैं। ऐसा नहीं होता। वो जो मेन काम है वो छोटी आंतड़ी और बड़ी आंतड़ी का है। इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी निकल के आ रही है, हम बोलते हैं फैटी लीवर, जिसमें लीवर में फैट आता है। अब ऐसे कनेक्शन निकल के आ रहे हैं कि फैटी लीवर और आंतड़ियों का आपस में घूम मिलाव है, कि जिनको फैटी लीवर है, अपने हमने पीछे 200 मरीज देखे हैं, उनको आंतड़ियों के अंदर भी पचने में दिक्कत आती है, उनको बार बार शौच जाने की नौबत आती है, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं अपनी भाषा में। तो ये सिस्टम वेल कनेक्टेड है आपस में, पेट का हिस्सा है, सब आसपास जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिल्कुल। अच्छा, आज का जो खान पान है, रहन सहन है, क्या ये पेट की बीमारियों को और बढ़ावा दे रहा है? बिल्कुल। आप देखिए, जब पुराने टाइम के अंदर कहाँ इतने फास्ट फूड्स होते थे, कहाँ लोग बाहर जाते थे। आप YouTube के ऊपर कई बार देखते हैं ना, अभी फास्ट फूड्स बन रहे हैं, आप देखना उसमें डलेगा क्या, पूरी मक्खन की टिक्की डल रही होगी उसके अंदर। बिल्कुल। ठीक है, भरपूर उसके अंदर होगा। ये जो लोग उनसे ले रहे हैं खाने पीने की चीजें, उनको भूख ना लगे, हैवी खाना उनको मिल जाए, बेशक फास्ट फूड की फॉर्म में मिल जाए। मैं इतने सारे अपने मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, एक ने मुझे आके बोला कि डॉक्टर साहब मैं तो भाई 2 महीने के अंदर मेरा इतना किलो वजन बढ़ गया। मैंने कहा भाई तू खाता क्या है? वो कहते जी पहले मैं रोज जाता हूँ पाव भाजी खाता हूँ बैठ के। अच्छा। तो उसका आप ही की स्ट्रीम से है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर वो चीज छोड़ी, उसका वजन कम होना शुरू हो गया। तो सब चीजों की जड़, कोई डाउट ही नहीं है, हमारा खान पान है। अब पहले क्या होता था, आप सोचिए, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ज्यादा होना शुरू हुआ, घर घर में कैंसर है कि नहीं है। आप जिसको भी देखते हैं आपको पता चलता है फलाना एक्टर कैंसर से मरा, फलानी एक्ट्रेस कैंसर से मरी। वो इसलिए लगता है क्योंकि वो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं। ऐसा नहीं है, कैंसर आपको घर घर में मिलेगा। दूसरा, इसी खान पान की वजह से हम लोग एक हो गए सीडेंटरी लाइफ, हर किसी की ऑफिस गोइंग है, कुर्सी पे बैठना, वर्जिश नहीं होनी, टाइम वो आपको है नहीं। और लोगों को एक बहुत बड़ा है कि जी हमारे पास तो मरने का टाइम नहीं है, तो हम वर्जिश कैसे करें। मुझे लगता है कि अगर हमारे पास अपने जिस्म के लिए आधा घंटा नहीं है तो लानत ऐसे जीवन के ऊपर। रिमेन हेल्दी, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पार्ट के ऊपर। पर यस, खाने पीने का पूरा दोष है उस चीज़ के अंदर। तो सारी चीज़ों का अगर आप आकलन करेंगे तो सब चीज़ें घी, चिकनाई और मीठे के ऊपर आगे रुकेंगी किसी भी फॉर्म के अंदर। बाहर आप जाते हैं, आप कितने लोग मिल्क शेक्स और आइसक्रीम शेक्स, बच्चों की स्टेज अलग होती है। जब आप छोटे होते हैं आप 2-2, 3-3 परांठे भी खा जाएंगे, आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। पर जैसे एज बढ़ती जाती है, बॉडी की कंजप्शन, पचाने की कैपेसिटी कम होती जाती है। तो जो लोग, हम लोग कहते हैं जितना इंसान पतला है उतना वो लंबा जिएगा। आप अपने एक्सपीरियंस में, अपने गांवों में देख लीजिए, अपने रिश्तेदारी में देख लीजिए, जो पतले पतले लोग थे वो 90-95 साल तक भी जीते हैं। आपने कोई विरला मोटा आदमी देखा होगा जो 95 पे जाके मरा होगा। मिल्खा सिंह जी की एक बड़ी प्रोमिनेंट लाइन है, अपने आप को आधा भूखा रखो, अपने पेट का आधा घड़ा भूखा रखो। वो हमेशा ये कहते थे कि मेरी लाइफ का सक्सेस है टू कीप हाफ फास्टिंग, कि मैं आधा अपने आप को खाली रखता हूँ। वो बहुत ज़रूरी है। घड़ा भरा हुआ है वो छलकेगा 100%, अगर घड़ा आधा भरा हुआ है ना तो बहुत अच्छा है। एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इसका साइंटिफिक रैशनल है।
आप शादी में लोग जाते हैं, वो खाएंगे 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 और आधे घंटे बाद लगेगा कि यार आज तो बहुत ज़्यादा खा लिया। आप अगर खा रहे हैं, आप 10 मिनट शांति से बैठिए, आराम आराम से खाइए, क्योंकि हमारी बॉडी में पेट के अंदर क्या होता है, जब भूख लगती है उसको बोलते हैं हंगर पेन्स। बॉडी को बताती है यार भूख लग रही है। आप जब उसको खाना खाते हैं, पेट में खाना जाता है, तो वो आधे घंटे बाद स्टाइटी की फीलिंग आती है कि हाँ यार मेरा पेट भर गया है। तो जो लोग कहते हैं ना, फॉरेन में भी डाइनिंग टेबल बैठते थे, परिवार के साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, 32 बार चबाओ, आराम से पचाओ, आराम से खाओ, बैठ के खाओ, जल्दी मत खाओ, और आपको स्टाइटी की फीलिंग आएगी। तो इससे आप एक्सेस खाएंगे भी नहीं उस चीज़ के ऊपर। बहुत सारे लोग हमेशा खाना खाने से पहले पानी पीते हैं, हम भी बचपन में करते थे। आपने भर पेट खाया और फिर चिल्ड पानी पिया उसके बाद। खाने को पचाने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। आपने भर तो कर लिया पेट और आपने ठंडा पानी पी लिया, बॉडी का टेम्परेचर खाने का कितना हो गया, नीचे आ गया। फिर बॉडी धीरे धीरे उसको गर्म करेगी, फिर पचाना शुरू करेगी, तो इससे सारे डिलेड सिम्टम आते हैं। तो कभी भी खाना खाने के बाद इमीडिएटली पानी ना पिएं, ठंडा तो बिल्कुल ना पिएं, एट लीस्ट 1 घंटे का गैप रखें। और आपको अगर अपनी भूख को ठीक रखना तो पहले 1-1.5 घंटा पहले पानी पी लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी ना पड़े। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी अक्सर सुनने में आता है कि खाने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले अगर पानी पीते हैं तो वो अमृत की तरह होता है, खाने के दौरान पीते हैं तो वो पानी की तरह ही होता है, और बाद में पीते हैं तो वो जहर की तरह होता है। तो इससे कितना बिल्कुल लॉजिक है। पहले पानी पीने का मतलब ये है, ध्यान कहाँ पे, कि आप खाना कम खाएं। आजकल लोग जो बहुत मोटे हो जाते हैं उनकी सर्जरीज करवाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी। उसका मतलब है पेट की क्षमता को आधा कर दो, बैलून डाल दिए जाते हैं ताकि पेट की क्षमता कैपेसिटी कम हो गई, आपने खाना खाया, सारा चक्का हंगर पेन्स की स्टाइटी फीलिंग के साथ है कि आपको लगे हाँ यार मेरा तो पेट भर गया। तो वो पार्ट, आप पानी पी रहे हैं, आपने जितना खाना खाना है, कुछ कैपेसिटी तो आपने पेट की पानी से भर दी ना, तो इसलिए आप खाना उतनी अमाउंट में नहीं खाओगे जितनी आपको भूख लग रही है। परंतु आपने खाना खाने के बाद पानी ज़्यादा पिया और ठंडा पिया, वो तो बिल्कुल ही जहर है, वो डाइल्यूट करेगा, उसके एब्जॉर्प्शन में दिक्कत देगा। तो बिल्कुल नित्य, ये हम अपने पिताजी से सीखते थे, वो हमेशा होता था, कभी नहीं पीते थे कि पहले पी लो बाद में ना पियो। तो जो पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं ना, बहुत अच्छी हैं, जिसको शायद हम टाइम के साथ धीरे धीरे अब रियलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, रोहतक में अधिकतर जगह पानी के सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से अधिकतर फेल आए थे, इससे कितना खतरा है? देखिए, जो हेपेटाइटिस ए और ही है, वो हमारा जो फैलता है वो खाने और पीने से फैलता है। ये जो मौसम होता है ना हर साल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बारिशों का, उस टाइम पे हमें मालूम है कि वो मिक्सिंग होती है पानी की, उसके अंदर इन्फेक्शन आता है। तो इस दौरान हमें हर हफ्ते 2-3 मरीज हेपेटाइटिस ए और ई के मिले हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में उसका टेस्ट फ्री किया जाता है, उसका सारा डाटा बनता है। तो कोई डाउट ही नहीं कि हर साल की तरह इस साल भी इस पानी के इन्फेक्शन से हेपेटाइटिस ए और ई के मरीज़ मिले, और अभी भी हफ्ते में हमें 1-2 मरीज़ मिल जाते हैं। तो ये तो मुझे है कि बिल्कुल हर किसी का अधिकार है स्वच्छ हवा पे, स्वच्छ पानी पे, इसके लिए मैनूवर जरूर होने चाहिए। तो हमें भी अपनी कॉलोनी में हमें पानी ठीक नहीं मिला, तो हमने खुद बिस्लेरी का बहुत बार प्रयोग किया उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उसमें से स्मेल आती थी, आपको पीने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो मेरा अपना मानना है कि हाँ, बहुत ज़रूरी है स्वच्छ पानी, बिकॉज इससे इन्फेक्शन बात सिर्फ हेपेटाइटिस की नहीं है, उल्टी, दस्त, बुखार, ये सब चीज़ें इस पानी पीने के इन्फेक्शन से आती हैं। जी, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की ओर से आपको अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा चुका है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये सारा हमारा हेपेटाइटिस बी और सी का जो प्रोजेक्ट था, उसी के लिए मुझे अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि शुरुआती मेरे, क्योंकि हरियाणा में सबसे पहले सेंटर हमारा डिपार्टमेंट ही बना, मैं उसका नोडल ऑफिसर बना, परमात्मा की कृपा थी, काम अच्छा हुआ, तो उसको अचीवमेंट सेंटर लेवल तक भी मिली, हरियाणा गवर्नमेंट तक भी मिली। तो ये मेरे को आई थिंक बहुत दुआ है लोगों की, माता पिता का आशीर्वाद है। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अंदर पार्ट बनूंगा, मैं इसकी गाइडलाइंस बनवाऊंगा। तो ये एक खुदा की इनायत है इस चीज़ के ऊपर। डॉक्टर साहब, 2016 में आप देश के पहले ऐसे डॉक्टर बने थे जिन्होंने दूरबीन से मरीज की आंत में फंसे कॉपर को निकाला था, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंडोस्कोपी एक वरदान है। तो कॉपर एक पार्ट था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं,
आप यकीन नहीं करेंगे, कॉपर टी तो एक पार्ट था कि लेडी को लगी हुई थी, तो उसमें भाई पहले क्या होता था, जब तक एंडोस्कोपी नहीं थी तो सारी चीजें ऐसी कुछ हो गई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, उससे करना पड़ेगा। फिर एंडोस्कोपी की अवेलेबिलिटी हुई तो हमने उसमें फंसी हुई थी। डर ऐसा ये होता है कि भाई अगर निकालते वक्त आंतड़ी फट सकती है, तो मरीज तो पहले ही तैयार था कि डॉक्टर साहब मेरा तो ऑपरेशन वैसे भी होना है अगर आपसे ना निकली तो, पर टचवुड वो ठीक निकली। वो एक पार्ट है, हमने बहुत बार देखा है। आप कई बार लोग नशा करते हैं, जेब भी काटते हैं, हमें याद है उससे भी कॉम्प्लिकेटेड था। आई थिंक 6 इंच का वो ब्लेड था जो गलती से वो शिवरात्रि में भांग पीते ना कई बार और जेब भी काटते हैं, वो गलती से नशे में वो अपने पेट में ले गया और उसको पेट से निकाला गया। तो ये केसेस तो हर हफ्ते बच्चे हैं बेचारे, मैग्नेट खा जाएंगे। सिक्के तो बहुत सिंपल है कि निकालना कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है आपको नीडल्स के साथ, सुइयों के साथ, वो चली जाती है पेट में गलती से। लोगों को आदत होती है भी कील रख रखा है मुंह में और काम कर रहे हैं, वो कील स्लिप कर जाएगा। डेंटल के डॉक्टर बेचारे कई बार ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो जो फिक्सेटर लगा होता है वो कई बार स्लिप कर जाता है। तो ये तो एक पूरी सीरीज है। तो हर हफ्ते 10 दिन में एक ऐसा केस जरूर मिलता है जो आपकी पूरी नॉलेज को चेक करता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब 2013 में आपको जीवन रेखा योजना का प्रमुख नोडल अफसर बनाया गया था। अंदर खाने ये भी पीजीआई में बात चली, आपको हटाने का ताना बाना बुनना शुरू हो गया था कुछ लोगों द्वारा। शायद देखिए, कुछ चीजों को परमात्मा रचता है, आपको अपने काम करते रहने चाहिए। मैंने 2013 के अंदर ये प्रोजेक्ट सरकार के कहने पे शुरू किया गया था। इसकी मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ये प्रोजेक्ट हरियाणा के लिए बना ही नहीं था। ये प्रोजेक्ट तो पीजीआई चंडीगढ़ जा रहा था और मेरे को आज भी याद है, मुझे 2013 में ऊपर से ये बोला गया था कि आप ये लिख दीजिए कि इसका इलाज यहाँ पे संभव नहीं है, पर मैंने उसको लिखने से मना कर दिया था और मेरी को फिर चंडीगढ़ बुलाया गया था। वहाँ पे सीनियर अधिकारी थे और उन्होंने बड़े खुश होकर बोला कि जिस चीज़ का इलाज अगर हमारे हरियाणा में होता तो हम बाहर क्यों भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे। शुरुआत वहाँ से थी। इसने बहुत अच्छा काम हुआ, अच्छा नाम हुआ। तो ठीक है, कुछ लोगों को कुछ परेशानियाँ, ये तो स्वाभाविक चीज़ है। आप अच्छा काम करेंगे तो 4 लोग खींचने भी आते हैं लात। पर मैं रियलिटी बताऊँ, उस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। मैं आज भी याद है, संडे का दिन था, मुझे दोपहर को 3 बजे मैं अपना मेडिकल कॉलेज से राउंड लेके वापस आ रहा था। एक फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे, मैं डॉक्टर संध्या काबरा बोल रही हूँ नेशनल टीम से, हम आपको नेशनल टीम में पिक कर रहे हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। मैंने कहा जी पहला तो थैंक यू, पर मैं जानना चाहूँगा कि आपने मुझे क्यों पिक किया, मैं तो आपका नाम ही पहली बार सुना है, मैं तो बिल्डिंग भी नहीं देखी। वो कहते डॉक्टर प्रवीण हम सब सर्विलेंस कर लेते हैं, तो आपके साथ लोगों ने जितना जैसा किया और आपने जैसे फाइट सच्चाई के लिए किया, हम उसी बिना पे आपको पिक कर रहे हैं। तो मैं तो धन्यवादी हूँ लोगों का जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत परेशान किया, पर शायद उनको ये समझ नहीं आया कि मुझे तो वो उस दहलीज पे लाके छोड़ गए जब मैंने उम्मीद नहीं करी थी। और फिर उन्होंने मुझे नेशनल टीम में पिक किया। टचवुड, ये एक ड्रीम होता है आपका कि आप एक नेशनल पॉलिसी में हैं, आप उसकी गाइडलाइन फ्रेम कर रहे हैं। तो मेरे माँ बाप ये सिखाते हैं कि अगर आपको कहीं से कुछ पीछे से हंटर लग रहा है ना, तो शायद परमात्मा आपको कोई रेस जिताना चाहता है। तो टचवुड मेरे लिए तो भगवान ने बहुत कुछ अच्छा किया। सबको सद्बुद्धि दे भगवान जी। तो क्या मानते हैं अभी भी पीजीआई में अपने फेवरेट्स की लॉबिंग होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर कोई अपना काम करता है और हमें तो पीजीआई से बहुत अटैचमेंट है और रोहतक से बहुत अटैचमेंट है। आप यहीं के पले बड़े हैं। पीजीआई आज हम जहाँ बैठे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं, कुछ इज्जत सम्मान दे रहे हैं, तो उसकी जननी पीजीआई है। तो अगर आप पूछें तो हमारी तो आत्मा अटैच्ड है पीजीआई के साथ। आपने एमबीबीएस वहीं से शुरू करी, आपने एमडी करी, आप सारी जॉब कर रहे हैं और एक जो भी जीवन में मुकाम हासिल कर रहे हैं वो पीजीआई की बदौलत है। तो ऐसा किसी के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। जो अपना काम करना चाहता है वो आराम से करे, आपकी अपनी निष्ठा होनी चाहिए। और मेरे को तो रोहतक से भी एज अ प्रैक्टिकली बहुत अटैचमेंट है। मैं यहीं का पढ़ा हुआ हूँ, मॉडल स्कूल मेरा मदर स्कूल है जहाँ पे सारी हुई, और एक ध्याय रखा, बच्चे भी हमारे सारे मॉडल स्कूल से बड़े, और आज भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे टीचर्स रिटायर हुए मिलते रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनसे मैं भी पढ़ा और मेरे बच्चों के टाइम पे भी वही थे उस टाइम के ऊपर। तो एक बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट भी होता है, सेम पीजीआई के साथ है कि आपकी
सारी कार्य जो शैली है आपकी, किसी भी डॉक्टर का जैसे हमारा, आधा जीवन तो आपका उसी इंस्टीट्यूशन में बीतेगा ना, आधा आपका घर में बीतेगा, और उस आधे घर के टाइम में भी आप पीजीआई से कनेक्टेड रहेंगे। कुछ ना कुछ बातचीत हो रही है, कुछ पेशेंट को लेके हो रही है, आप कहीं जाएंगे तो आपकी पहचान क्या पीजीआई, आपने बिठाया है पहचान क्या पीजीआई। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ पीजीआई का, नथिंग लाइक इट। अच्छा डॉक्टर साहब, पीजीआई में अभी भी दलाली प्रथा हावी है। कई दफा कमीशन खोरी के चक्कर में दलाल मरीजों को डायरेक्ट डॉक्टर से मिलने का रुख नहीं देते, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल का सुझाव देते हैं। ये बहुत बार नोटिस में आया है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर कि कहीं ना कहीं कुछ चलता है। और कई बार ये होता क्या है कि कुछ आपके छोटा सा शहर है, जानते हैं, तो मरीज भी बता देते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो वहां तक जा रहे थे, वहां के लिए रेफर हुए थे, पर सडनली हमें किसी ने गाइड कर दिया तो हम फलाने हॉस्पिटल में चले गए। तो ये एक सिस्टम का पार्ट बना हुआ है उस चीज के ऊपर। थोड़ी जागृति की जरूरत है, पीजीआई को थोड़ा और वोकल होने की जरूरत है कि यहाँ पे सारी सुविधा हैं, सब अच्छी हैं हर चीज के ऊपर। तो डेफिनेटली, चूंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूं तो मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर आपकी बात से मैं सहमत हूं। जी अच्छा, पर्सनल बात की जाए तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे माता पिता है, मेरी एक जॉइंट फैमिली है। और सच में वो कहते हैं ना, सबसे पहले धन्यवाद आपको परमात्मा का, फिर माता पिता का, फिर आपके गुरु का। जी। तो आज हम जहाँ भी खड़े हैं वो सब हमारे माता पिता की देन है। उन्होंने शुरू से दो बातें, हम 4 भाई बहन हैं। मेरी बड़ी सिस्टर हैं डॉक्टर अलका, वो अग्रोहा में राइट नाउ गायनेकोलॉजिस्ट थी, अब डायरेक्टर। उनसे छोटी सिस्टर हैं सुनीता जी, वो दिल्ली के अंदर एक सीनियर इंग्लिश टीचर हैं। बड़े ब्रदर हैं मेरे, वो यहीं पीजीआई के अंदर हैं, डॉक्टर नवीन, पेन के इंचार्ज हैं, कार्डियक एनेस्थीसिया के हेड हैं। उनकी वाइफ है डॉक्टर राखी, वो रोहतक में प्रैक्टिस करते हैं साथ में। मेरी वाइफ है डॉक्टर वानी, वो मेरे साथ ही गायनी में यहाँ पे हैं। तो बड़े भाई के भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, 10 लोगों का परिवार है। पर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो पिलर है, वो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने एक ह्यूमैनिटी और एथिक्स के वैल्यू शुरू से हमें डाले हैं। जी। और हमने शुरू से अपने माता पिता में दूसरों को हेल्प होने का आचरण, पिताजी वकील हैं प्रोफेशन से, आज तक हैं। रोहतक के आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैं, 58 साल की उनकी प्रैक्टिस है। तो हम शुरू से उनको देखते थे, वो एक ही चीज़ कहते थे कि बेटा ईमानदारी की कीमत कुछ भी नहीं, सबसे बढ़िया चीज़ है ईमानदारी। आप सत्य के रास्ते पे चलो। तो मेरे पिताजी अपने टाइम में पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने सारी स्ट्रगल करी थी, तो उन्होंने सब गरीबी को ग्राउंड लेवल से देखा है। हमें भी याद है कि हमारे पास भी बचपन में एक जोड़ी कपड़ा होता था स्कूल का, वही ड्रेस शाम को धुलती थी, वही जोड़ी जूते का होना, और वो सारी स्ट्रगल से उन्होंने हमें निकाला। आज भगवान की दया से फिर हर कंफर्ट उन्होंने दिया, पढ़ाई पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे टाइम में इंग्लिश मीडियम स्कूल एक ही होता था, मॉडल स्कूल होता था उस टाइम के ऊपर। तो पिताजी को तो कई बार लगता था कि मेरी मदर से भी देखो पैसे का आएगा अगर हम हिंदी मीडियम पढ़ा दें। तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मैं थोड़ा और पैसे कहीं से बचा लूँगी, 2 रोटी कम खा लूँगी, पर इनको पढ़ाना सबको इंग्लिश मीडियम में है। तो हम 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल उस टाइम पे पढ़े, और बहुत धन्यवाद मॉडल स्कूल का, हमारे टीचर्स का। तो हर किसी को उस लेवल पे पायदान पे ला के डाला कि हम एक्सेल कर पाए। तो ये जनरेशन्स की इम्प्रूवमेंट होती है। अगर मेरे पिताजी ने वो लेबर नहीं की होती तो हम इस दहलीज पे नहीं आते, हम नहीं आते तो हम अपने बच्चों को नहीं डाल पाते। पर मैं हमेशा मानता हूँ कि एक जॉइंट फैमिली जितना आपको सक्षम, कॉन्फिडेंट किसी भी चीज़ से फाइट करने के लिए बनाती है और एक अच्छी दहलीज पे छोड़ती है, तो हम तो 10 लोग आपस में सब भूल जाते हैं बाहर की चीज़ें, बहुत खुश रहते हैं। भगवान की दया है। ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स फॉर दैट। जिंदगी जीने की क्या एथिक्स मानते हैं? ह्यूमैनिटी एंड कर्मा। आप में इंसानियत होना लाजमी है। आप कभी अपने पद का, पैसे का, सोशल स्टेटस का गुमान ना करें। आप अगर डॉक्टरी कर रहे हैं तो अगर सामने वाला रिक्शा चला रहा है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। हर कोई भगवान ने इंसान बराबर बनाया। आज मैं अपने पिताजी के घर पैदा हुआ, मैं किसी और घर भी पैदा हो सकता था, उस खेचल को और बर्दाश्त कर सकता था। तो आई थिंक इंसानियत का जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक्सेल करेंगे ही करेंगे। कुदरत आपको इनायत बख्शेगी ही बख्शेगी।
उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ? आप बने तो बहुत अच्छे, पर अगर आपकी आत्मा ही आपको अंदर से कचोटती रहे कि आप ठीक नहीं हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। जी। मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाता हूँ कि जब भी आप रात को सोएं तो ज़रूर सोचें कि आपने आज दिन में कुछ गलत तो नहीं किया, कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे आपकी आत्मा कचोट रही है। तो आई थिंक एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कर्म, लाइफ इसी चीज़ के ऊपर है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मृत्यु को रोज देखता हूँ, सामने से देखता हूँ। खुदा कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई भगवान माने ना माने, बट एक सुपर नेचुरल फोर्स है जो सृष्टि को चलाती है। इतनी बार होता है कि आप मरीज को सोचते हैं कि यार ये कल तक बचेगा कि नहीं बचेगा, दूसरे को आपको लगता है मैं कल इसकी छुट्टी कर दूंगा, घर चला जाएगा, और सुबह सिचुएशन रिवर्स होती है। और कोविड ने आपको बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई हैं कि आपको जीवन का कोई भी गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। आज कोविड था, कल कुछ और हो सकता है। तो आई थिंक बीइंग ह्यूमन सबसे बड़ी ज़रूरत है। अब आप ब्लड डोनेशन को देखो, मैं हमेशा इतना मोटिवेट करता हूँ ब्लड डोनेशन के ऊपर। जब खून चढ़ता है तो कोई पूछता है जाति पाति धर्म? कोई नहीं पूछता। मरीज यही कहता है ना, डॉक्टर साहब खून चढ़वा दो किसी का हो, कभी किसी ने पूछा? और एक रियलिटी में बताऊं, रोहतक की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है ब्लड डोनेशन कैंप्स। बिकॉज मैं हेपेटाइटिस बी और सी को देखता हूँ, एक महीने में 150 मरीज इन ब्लड डोनेशन कैंप से हमें रोज मिलते हैं, हर महीने मिलते हैं, जिनको पता ही नहीं था कि उनको हेपेटाइटिस बी और सी है। वो तो डोनेट करने गए, वो चेक करते हैं। और रोहतक के अंदर प्रति वर्ष 40 से 42 हज़ार ब्लड डोनेशन होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन एनजीओज का जो ब्लड डोनेशन करवा रही हैं। हमारे सिविल सर्जन बिरला साहब हैं, और साथ में हमारे डॉक्टर गजेंद्र हैं ब्लड बैंक के, वो सारा डाटा बनाते हैं बेचारे, सब टाइप करके हमें देते हैं। फ़ोन नंबर एक वो भी कन्विंस करते हैं, फ़ोन करते हैं, फिर हमें भी देते हैं कि डॉक्टर साहब आप भी फॉलो करो। तो एक मिलके चलता है। तो ब्लड डोनेशन मैं कहता हूँ, एक आपको इस कास्ट बैरियर से हटाता है, और दूसरा आपको मनुष्यता से जोड़ता है। आपको देखे भी अच्छा लगता है और आपका भी फायदा उस चीज के अंदर। बिल्कुल। तो क्रक्स मानवता और कर्मा के ऊपर है, वो जरूर रहना चाहिए। जी। अच्छा सर, पीजीआई के अधिकतर डॉक्टर्स रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद अपना खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं, किसी संस्थान का नाम साथ में उपयोग करते हैं। तो इसे करियर ग्रोथ के तौर पर देखते हैं या अपॉर्चुनिटी के तौर पर? नहीं, देखिए मैं बताऊं, अब एक डॉक्टर ने पूरी उम्र डॉक्टरी करी है जी, आप पत्रकार हैं, आप बुढ़ापे तक पत्रकारिता करना चाहेंगे कि यार ये मेरा चरिज्मा है। अब मेरे फादर वो कहते हैं, हम कहते हैं भी क्या जरूरत है आपको, इतनी उम्र होगी, इतना कमा लिया। वो कहते हैं नहीं मेरा पैशन है। तो मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मानता। जिसने पूरी उम्र उस चीज के अंदर गुजारी है वो अल्टीमेटली उसके अंदर कंटिन्यू करना चाहेगा। और वो अपनी, एक और देखिए, पीजीआई इतना बड़ा एक्सपीरियंस देती है, किसी भी डॉक्टर को सिखाने वाली किताबों से ज्यादा मरीज है जी। तो उसके अंदर वो डॉक्टर के ऊपर है कि वो बिल्कुल फ्री करना चाहता है, आधा फ्री करना चाहता है, 4 घंटे करना चाहता है। पर मैं मानता हूँ उसका एक्सपीरियंस काम में आना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा हमारे जितने टीचर्स रिटायर होते हैं, परमात्मा उनको बहुत स्वस्थ रखे, और वो इसके अंदर अपना जितना एक्सपीरियंस दे सके उन्हें आगे देना चाहिए जी। तो क्या आप भी रिटायरमेंट के बाद अपना क्लिनिक खोलने की सोच रखते हैं या परिवार को समय देंगे? मेरा सपना है, परमात्मा उम्र के ऊपर है। अगर सब कुछ जीवन ठीक चला, रिटायरमेंट तक आए, तो उसके बाद एक निशुल्क खोलूंगा। मेरे जो मैं जिनको बहुत मानता हूँ वो डॉक्टर RS दहिया हैं, वो निशुल्क क्लिनिक चलाते हैं। वो सीख मैंने उनसे ली है। तो मैं 100% भगवान ने जीवन बख्शा तो रिटायरमेंट के बाद यहीं रोहतक में सेवा करूंगा और निशुल्क करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी सोच ज़रूर बहुतों को प्रेरित करती होगी। ये थे हमारे साथ सीनियर डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।